हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स गुजकेट के अंदर शुरू करेंगे। थोड़ी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो उसका जो शॉर्टकट मेथड जो है वो, अगर आप पहला पॉइंट देखो, पॉइंट 1 के अंदर पॉइंट ए देखो, तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें ये याद रखना है कि x प्लस 1/x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। अगर x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है तो वो x प्लस 1/x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 रहेगा। इसी तरह से साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x का रेंज जो है वो हाफ से 1 के बीच, यानी कि हाफ इज लेस देन इक्वल टू, जो लिखा हुआ है वो हाफ इज लेस देन इक्वल टू साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x लेस देन इक्वल टू 1। लाइकवाइज अगर कोई फंक्शन जो है वो साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x ऐसा दिया हुआ है तो उसका रेंज हमें ये याद रखना है शॉर्टकट मेथड के अंदर कि 1/4 से लेकर 1 के बीच का उसका रेंज रहेगा। और अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू 4x तो उसका रेंज जो है वो 3/4 से लेकर 1 के बीच रहेगा। दूसरे की ये चीज़ ये रखनी है, पॉइंट 2 के अंदर पॉइंट ए जो है वो हमें ये रखना है कि ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ अ गिवन पेरीमीटर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने सम्स किए थे, याद करो, अगर जब भी वर्ड यूज़ किया गया हो गिवन, यानी कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसको हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो अगर रेक्टेंगल गिवन है, मीन्स रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर कांस्टेंट है तो स्क्वायर जो है वो लार्जेस्ट एरिया होगा। अब उसके थोड़ा उल्टा करते हैं, पॉइंट 1 के अंदर पॉइंट बी की बात करें कि जितने भी रेक्टेंगल्स है उसके अंदर से अगर उसका रेक्टेंगल का एरिया कांस्टेंट रखते हो तो जो स्क्वायर बनेगा उसका पेरीमीटर लीस्ट रहेगा। पॉइंट सी की बात करें अगर हम पॉइंट इसके अंदर 2 के अंदर तो ये ऐसा है कि जितने भी रेक्टेंगल्स अगर हम इंस्क्राइब किए जाते हैं इन अ सर्कल, यानी कि गिवन सर्कल, यानी कि यहाँ पे अब सर्कल कांस्टेंट है ना। तो अगर रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया जाता है इन अ गिवन सर्कल तो स्क्वायर जो है, रेक्टेंगल्स में जो स्क्वायर जो है वो इज़ द लार्जेस्ट एरिया। पॉइंट 3 के अंदर पॉइंट ए की बात करें तो अगर हमें वॉल्यूम वगैरह कोन का मैक्सिमम है और वॉल्यूम को इन अ गिवन स्फीयर में इंस्क्राइब किया जाता है, यानी कि यहाँ पे स्फीयर जो है वो कांस्टेंट है ऑफ रेडियस r, तो हाइट ऑफ द कोन जो है वो 4r/3 रहेगी, 4r/3 रहेगी, यानी कि 4/3 टाइम्स r। अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर को इंस्क्राइब किया जाता है इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r तो उसका हाइट 2r/√3 रहेगा। यहाँ पे कोन है तो उसका हाइट जो है वो 4r/3 रहेगा। यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका हाइट 2r/√3 रहेगा। ये याद रखना है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हम वैसे तो 11th स्टैंडर्ड से करते आए हैं, ठीक है, लेकिन ये याद रखो कि अगर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप 0 रहेगा, dy/dx 0 रहेगा। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो dx/dy जो है वो 0 रहेगा, बराबर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट की फॉर्मूला में ये याद रखनी है, मॉड्यूलस ऑफ y इंटू √1 + dy/dx होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई dy/dx, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट स्लोप के कंटेक्स्ट के अंदर, ये आप याद रखो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ कि लेंथ ऑफ द नॉर्मल, उसकी फॉर्मूला y इंटू √1 + dy/dx होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की फॉर्मूला y इंटू dx/dy, सब नॉर्मल की लेंथ की फॉर्मूला है y इंटू dy/dx। अगर टेंजेंट जो है वो x एक्सिस पे टच हो रहा है ना तो उसका जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इंटरसेप्ट जिसको कहेंगे, उसकी फॉर्मूला रहेगी मॉड्यूलस ऑफ x - y dx/dy। लाइकवाइज अगर टेंजेंट जो है वो y एक्सिस को कट कर रही है, यानी कि फ्रॉम द ओरिजिन जो फिक्स डिस्टेंस रहेगा इंटरसेप्ट, वो रहेगा मॉड्यूलस ऑफ y - x इंटू dy/dx। यहाँ पे ये याद रखना है x - y इंटू dx/dy, और यहाँ पे ये याद रखना है कि y - x इंटू dy/dx, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले बोलने में कुछ गलती की हो तो वापस रेक्टिफाई कर रहा हूँ। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस बाय द टेंजेंट फॉर्मूला रहेगी x - y इंटू dx/dy, ठीक है। और यहाँ पे y एक्सिस के लिए y - x dy/dx। अभी सभी चीज़ें जो अंदर अंदर इंटरचेंज हो रही है, इतना समझ लो। अब ये यहाँ पे x की जगह पे y है, y की जगह पे x है, dx/dy की जगह पे उल्टा हो गया dy/dx। चल, अब हम क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियरली लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम इज गिवन बाय s इज इक्वल टू a cos ωt प्लस b sin ωt। एक्सेलरेशन एट टाइम t इज गिवन इज ऑप्शन ए
ओमेगा स्क्वायर एस, ऑप्शन बी एस स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन सी ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन डी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एस। वेलोसिटी हमें पता है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा, ये फिजिक्स का है 11th स्टैंडर्ड का, कि अगर वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट कराओ। तो उसका डेरिवेशन आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ये मुझे समझानी चाहिए कि ये साइन बाहर निकलेगी तो माइनस ए साइन ओमेगा टी का चेन रूल किया तो ओमेगा बाहर निकलेगा। लाइकवाइज साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी का चेन रूल करोगे तो ओमेगा बाहर आएगा। वापस हमें ये भी पता है 11 के फिजिक्स के हिसाब से कि एक्सेलरेशन जो है इज़ नथिंग बट डबल डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम और सिंगल डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो बोलोगे तो वापस उसको हम डेरिवेट कराएंगे तो साइन का कॉस ओमेगा टी का ओमेगा बाहर निकलेगा, पहले से ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी तरह से कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी होगा, ओमेगा टी का ओमेगा बाहर निकलेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर, अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालो बराबर एक्सेलरेशन, ये मैंने एक्सेलरेशन ACC लिखा है, ये ACC है। ओके, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालो तो अंदर बचेगा A cos ओमेगा टी प्लस B साइन ओमेगा टी। लेकिन इतना पार्ट तो क्या है, तो इतना पार्ट तो ये पहले से उन्होंने दिया हुआ है S डिस्प्लेसमेंट का, इसकी जगह पे S डालो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर S, जो आपका ऑप्शन रहेगा D। लाइकवाइज अगर एक स्टोन को वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है बराबर, और वो कोई हाइट h पे पहुंच जाता है इन अ गिवन टाइम t, और डिस्प्लेसमेंट s जो है वो उसका इक्वेशन दिया हुआ है 80t माइनस 60t स्क्वायर, तो स्टोन रिचेज द मैक्सिमम हाइट इन टाइम t इज़। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की बात की है उन्होंने, फिजिक्स के रूल के हिसाब से अगर हम चले, और हाँ ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन 2, 2.5, 3 एंड 3.5 लिखा हुआ है यहाँ पे। मैक्सिमम हाइट के लिए हमें पता ही है, ये याद आप लोगों को होगा, 11 का बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स का, कि मैक्सिमम हाइट के लिए वेलोसिटी जो 0 होनी चाहिए, तो पहले इसको डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट कराओ तो 80t का 80, 16t स्क्वायर का 32t, यानी 80 माइनस 32t होगा। वेलोसिटी 0 रखेंगे इक्वल 0, यानी कि t इक्वल्स टू 2.5। बहुत ही सिंपल सा सम है ये, ठीक है। अब आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। वापस क्यूब का जो साइड है ना, वो स्फीयर के डायमीटर से इक्वल है। अगर साइड और रेडियस इंक्रीज होता है द सेम रेट, क्यूब का साइड और स्फीयर का रेडियस जो है वो सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है, देन द रेशियो ऑफ द इंक्रीज ऑफ द सर्फेसिस इज, यानी कि उनके दोनों के एरिया को अगर हम इंक्रीज करवा रहे हो, उनका रेशियो जो है वो क्या रहेगा, π/6, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है 2π/3, ऑप्शन सी 3/2π, और ऑप्शन डी 3/π। यहाँ पे बहुत सिंपल है कि भाई यहाँ पे उन्होंने पहला क्या इक्वल लिखा हुआ है कि भाई साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल डायमीटर ऑफ द स्फीयर, तो मान के चले कि साइड x है और डायमीटर जो है ऑब्वियसली 2 टाइम्स रेडियस रहेगा। उसको रेडियस में इसलिए कन्वर्ट किया कि यहाँ पे साइड और रेडियस का इंक्रीमेंट उन्होंने बोला हुआ है। ओके, तो डायमीटर को मैंने रेडियस के कंटेक्स्ट में लिखा 2 टाइम्स r विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उन्होंने क्या बोला है कि दोनों साइड और रेडियस इंक्रीज जो हो रहा है ना वो सेम रेट से हो रहा है, यानी कि dx/dt इज इक्वल ds/dt। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की फॉर्मूला क्या है, 6x², और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला क्या है, 4πr²। यानी कि दोनों का एरिया जो है वो चेंज होता है, उसका रेशियो फाइंड करना है। दोनों का एरिया जो चेंज होता है उसका रेशियो फाइंड करना है, यानी 6x² को d/dt से डेरिवेट कराओ, 4πr² को भी रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट कराओ। ये 12x और इम्प्लिसिट फंक्शन रूल dx/dt, ये होगा 2 4 8πr, इम्प्लिसिट फंक्शन रूल dr/dt, है ना। ठीक है, अब x की जगह पे मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, कैन आई सब्सिट्यूट, कैन आई प्लग इन 2r इंस्टेड ऑफ 2x, तो x की जगह पे मैंने 2r डाला, ठीक है ना, और उसको कैलकुलेट कराओ तो, और लेकिन हाँ दूसरी चीज़ कि dx/dt और dr/dt तो सेम है, dr/dt तो सेम, ये s नहीं है, ये r है, लिखने में कुछ मेरे से मिस्टेक हुई है, तो ये dx/dt इज इक्वल टू dr/dt है, ठीक है ना। तो ये dx/dt और dr/dt भी तो सेम है, तो वो दोनों कट हो जाएंगे। x की जगह पे हमने r डाल दिया है,
2r डाले, उसको कैलकुलेट कराओ तो 3:π, ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज a units and is increasing at the rate of k units per second। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके, वो रजिस्टर कर लो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एक साइड ए है और उसका हर एक साइड जो है k यूनिट पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ इट्स एरिया इंक्रीज जो है हो रहा है, एरिया वो कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है वो हमें फाइंड करना। ऑप्शन जो है 2/√3 ए के, √3 ए के, √3/2 ए के, नन। तो साइड ए दिया हुआ, ए की फॉर्मूला अच्छा क्या रहेगी कि भाई √3/4x², साइड स्क्वायर बराबर है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करा और 2 नीचे उतरेगा बराबर 2x इंटू डी, इम्प्लिसिट फंक्शन रूल dx/dt। ओके, 2 कट होगा वो आपको पता है, √3/2x dx/dt। x की वैल्यू a है तो यहाँ पे a डाल लो। dx/dt जो है वो क्या है, k यूनिट्स है, तो यहाँ पे dx/dt की जगह पे हम k डाल लेंगे √3/2 a के। ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, c से, √3/2 a के। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x², कर्व है y इक्वल टू x², पैराबोला है, बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, यानी कि dy/dx जो है वो इक्वल टू द स्लोप ऑफ द x कोऑर्डिनेट, अरे स्लोप जो है वो x कोऑर्डिनेट से इक्वल है, यानी कि dy/dx इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। अच्छा, y इक्वल टू x² दिया हुआ है। अच्छा, ऑप्शन हमें क्या, वो पॉइंट फाइंड करना है। ऑप्शन क्या है, 2,0, ऑप्शन बी 0,2, ऑप्शन सी ओरिजिन 0,0 और ऑप्शन डी -12,. अच्छा, इसको डेरिवेट करा dy/dx 2x, लेकिन dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप किससे इक्वल है, x कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि 2x इज इक्वल टू x। x को उधर ले लो, तो उसको कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, चलो लिख लेते हैं, यानी कि x को उधर ले लेते हैं तो क्या होगा, 2x - x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। ठीक है, सो इम्प्लाइज यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाजू बाजू में, तो x कॉमन निकाल लो, तो x 2x - x यानी कि क्या कॉमन निकाला, 2x - x इक्वल टू x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ओरिजिन। तो यहाँ पे वो तो नॉर्मल सा मतलब कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फॉर द कर्व x इक्वल 3 cos थीटा, y इक्वल 3 sin थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है वो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू y। तो टेंजेंट जो है किससे पैरेलल रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो थीटा कब पैरेलल होगा, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/3, थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू पाई, कब पैरेलल रहेगा हमें यह फाइंड करना है। तो dx/dθ इज इक्वल टू, उसको डेरिवेट कराओ तो -3 sin थीटा, इसको डेरिवेट कराओ तो 3 cos थीटा, दोनों को डिवाइड कराएंगे क्योंकि हमें dy/dx स्लोप चाहिए, तो -cos अपॉन -sin, -cos अपॉन sin यानी कि -tan थीटा लिख सकते हो। अच्छा, और 3 थीटा कट हो जाएगा। अगर पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो हमें पता है कि पैरेलल टू x एक्सिस तो dy/dx इक्वल टू 0 है, यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा 0 है, यानी कि cos थीटा 0 है। cos कब 0 होता है, थीटा π/2 के ऊपर, यानी कि ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ फाई ऑफ x इज इक्वल टू a sin x इन विच इंटरवल। ऑप्शन है कोई भी इंटरवल, एनी इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल 0,π, ऑप्शन सी 0 ओपन इंटरवल 0,π टू नन। ये बहुत ही रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, कोई सॉल्यूशन मतलब है उसका, कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्लोज इंटरवल हो तो ही एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे क्लोज इंटरवल में से कौन सा क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल 0,π, ऑप्शन विल बी मैचिंग विथ बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ ए लेंथ L इज गिवन बाय T इज इक्वल 2π/L/g इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2%, यानी कि डेल L जो है, चेंज इन लेंथ जो है 2% ऑफ द लेंथ है, यानी कि 2% ऑफ L है, यानी कि 12/100 हो गया, 2% ऑफ L यानी कि 12/100। लेकिन अप्रॉक्सीमेट चेंज इन पीरियड इज, ऑप्शन ए जो है 2%, ऑप्शन बी 1%, सी 0.5%, डी ऑप्शन डी जो है वो नन। अच्छा, ये गिवन है तो उसको मैंने ऐसा लिखा है, √L/g है तो √L और √g को अलग अलग लिखा, d/dl कर रहा हूँ रिस्पेक्ट टू टाइम। 2/√g तो कांस्टेंट रहेगा,
बराबर है, तो रूट एल का 1/2 रूट एल हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो समझा कि 2% ऑफ चेंज इन लेंथ है, यानी डी एल इज इक्वल टू L/100। ओके ठीक है, चल अब डी टी की वैल्यू यानी डेल टी की वैल्यू क्या रहेगी, डी एल इंटू डी टी बाई डी एल। मानो कि ये डी एल कट होता, डी टी हम चेंज इन टाइम आ जाएगा, इसे समझने के लिए, ठीक है। तो डेल एल इज इक्वल टू डी टी बाई डी एल है, लेकिन डी टी बाई डी एल क्या है, टी बाई 2L है, तो इसकी जगह पे मैं लिखूँगा टी बाई 2L लिखूँगा ना। और डेल एल का हम क्या लेके आए, ये लेके आए, डेल एल हम क्या लेके आए थे 12/100, इसको 12/100 लिखो। यहाँ पे 12 कट हो गया, यानी कि T/100 यानी कि चेंज इन टाइम इज़ नथिंग बट व्हाट 1% ऑफ पीरियोडिक टाइम, यानी पीरियोडिक टाइम के अंदर कितना चेंज आएगा, परसेंटेज अप्रोक्स चेंज कितना आएगा, 1% होगा, बराबर। ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, बी से। चलो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e⁻².1 ये हमें फाइंड करना है। ऑप्शन ए 8.0079, ऑप्शन बी 8.7912, ऑप्शन सी 8.1279, ऑप्शन डी 8.9172। और उन्होंने यहाँ पे बोला है कि स्क्वायर इज इक्वल टू 7.389 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x, ऑब्वियसली एफ डैश ऑफ एक्स e⁻x है ना। फंक्शन यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, e⁻x, क्योंकि यहाँ पे e⁻2.1 है, तो हम फंक्शन क्या मान के चलेंगे, e⁻x, उसको डेरिवेट कराएंगे तो भी e⁻x ही रहेगा। अच्छा, हम x क्या मानेंगे, यहाँ पे सबसे नज़दीक में नज़दीक इंटीजर कौन रहेगा, 2.1 से 2, यानी डेल x क्या होगा, जो है और जो माना है उसको डिफरेंस कराएंगे। क्या है 2.1, क्या मान रहे हैं हम 2, यानी कि 2.1 माइनस 2 यानी कि 0.1 का चेंज आएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, किसकी फाइंड करें, 2.1 की वैल्यू। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स पूरा मिलकर क्या बनेगा, एफ ऑफ 2.1। एफ ऑफ एक्स जो है वो कौन, e⁻x, लेकिन x क्या है 2 है, यानी कि e⁻2, एफ ऑफ 2 की जगह पे क्या होगा, e⁻2, x की जगह पे 2 डालेंगे। डेल एक्स क्या है कि डेल एक्स 0.1 है, जिसकी जगह 0.1, एफ डैश ऑफ एक्स भी तो e⁻x ही रहेगा, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही रहेगा, यानी x की जगह पे वापस 2 डाल लो, e² कॉमन निकालो 1 + 0.1, और e² की वैल्यू कांस्टेंट दिया हुआ है 7.389 मल्टीप्लाई बाई 1.1, मल्टीप्लाई करेंगे आप चेक करोगे तो 8.1279 आएगा, यानी कि वो ऑप्शन मैच कर रहा है आपके सी से। क्वेश्चन नंबर 10, दो कर्व्स हैं, एंगल बिटवीन y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स, दो कर्व्स है, उसके बीच हमें एंगल फाइंड करना है। ऑप्शंस है π/4, tan−1√2, tan−2√2 एंड नन। y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, यानी दोनों y है तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, साइन बाई कॉस एक्स 1, यानी कि tan x इक्वल टू 1, x की वैल्यू π/4। अलग अलग इंडिविजुअली है, फर्स्ट कर्व को अगर हम डेरिवेट कराएंगे तो dy/dx cos x होगा, सेकंड कर्व को डेरिवेट कराएंगे dy/dx माइनस साइन एक्स होगा, और x की जगह पे π/4 डालोगे तो ये पॉजिटिव cos π/4 1/√2 माइनस साइन π/4 माइनस 1/√2, तो ये स्लोप m1 रहेगा, ये स्लोप m2 रहेगा। बस तो फिर अब एंगल का फाइंड करने की फॉर्मूला तो पहले से पता है, tan थीटा 11 से पता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 पर 1 प्लस m1 m2, उसके अंदर अपनी वैल्यूज जो है m1 और m2 की वैल्यू डाल लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2√2 आएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√2, जो ऑप्शन आपका मैच करेगा किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। साइन एक्स प्लस √3 cos x इज़ मैक्सिमम की बात कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। और x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, यानी कि कौन से एंगल के लिए ये मैक्सिमम रहेगा, ये आप लोगों को फाइंड करना है। तो 60 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए फंक्शन ये हुआ, ओरिजिनल फंक्शन ये दिया, उसको डेरिवेट कराएंगे, हमें पता है ये होगा, उसको डबल डेरिवेट कराएंगे तो ये भी पता हमें ये होगा। हमें ये पता है कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम सिंगल डेरिवेशन को इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि cos x माइनस √3 sin x इक्वल टू 0, उसको आप कैलकुलेट करो तो tan x इक्वल टू 1/√3 आएगा ना, वो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, उसको उधर भेजेंगे, और बराबर तो डिवाइड होगा sin x बाई cos x इज इक्वल टू 1/√3, sin x बाई cos x tan x इक्वल टू 1/√3, यानी कि ये तो पता ही है कि tan जो है वो कब पॉजिटिव 1/√3 लाएगा, जब 30 डिग्री हो तब, यानी कि एंगल x की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री रहेगा, और 30 डिग्री अगर हम सब्स्टिट्यूट कराते हैं डबल डेरिवेशन के अंदर तो पूरा टर्म नेगेटिव रहेगा,
डबल डेरिवेशन नेगेटिव आ रहा है तो याद करो उसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए पॉसिबल है? ये 30 डिग्री के लिए, यानी ऑप्शन मैक्सिमम वैल्यू इज़